हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर जो अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं जो हमने नेक्स्ट पिछले टॉपिक पे छोड़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। दुर्बलता प्रदान परिभाषाएं। ये इसकी परिभाषा रॉबिन्स ने दी है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्य तथा सीमित और अनेक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अर्थात रॉबिन्स कहते हैं कि जो सीमित साधन होते हैं उसे असीमित जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य को विभिन्न आवश्यकताओं के मध्य चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि साधन क्या होता है, सीमित होता है और आवश्यकताएं हमारी अनेक होती है। इसलिए जो इतनी सारी आवश्यकताएं हैं उनमें से हमें चुनाव करना पड़ता है। अर्थात रॉबिन्स के अनुसार चुनाव की आर्थिक समस्या हमेशा बनी रहती है। रॉबिन्स का कहना है कि जो भी आवश्यकताएं हैं उनमें से चुनने के लिए हमें चुनाव की समस्या हमेशा बनी रहती है, जो भी आर्थिक समस्या होती है उसके लिए। तो इसकी कई अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की है। पहली आलोचना है अर्थशास्त्र के क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक व्यापक बनाया गया है। अर्थात अर्थशास्त्र जो क्षेत्र है उसको आवश्यकता से भी अधिक व्यापक बनाया है, बहुत ही मुश्किल बना दिया गया है। अर्थशास्त्र के सामाजिक स्वभाव पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। अर्थात जो चुनाव की समस्या है उससे ये देखा जाता है कि जो समाज में स्वभाव है उसमें चुनाव करना मुश्किल होता है, इसलिए उस पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। अर्थशास्त्र केवल मूल्य निर्धारण नहीं है। अर्थात अर्थशास्त्र में केवल साधनों के देखे या मूल्य निश्चित करके वही निर्धारण करना नहीं होता, अनेक कार्य करने होते हैं। अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान नहीं है अपितु क्या है, कला भी है। इसी के आधार पर दूसरी परिभाषाएं जो हम देखेंगे कि इसको सुधारने की जो दुर्बलता प्रधान परिभाषा है उसको सुधारने के लिए आवश्यकता विहीन परिभाषाएं दे रखी है। कि आवश्यकता, जैसे कि रॉबिन्स ने बताया कि आवश्यकता को ज़्यादा महत्व दिया गया है, उसमें चुनाव करके उसमें हमारी जो आर्थिक समस्या है उसको चुनाव करना पड़ता है। उसके लिए कि आवश्यकता विहीन परिभाषा भी होती है जिसमें आवश्यकता होती ही नहीं है। जैसे प्रोफेसर मेहता कहते हैं अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के लिए साधन के रूप में अध्ययन करता है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार एक और परिभाषा है कि मानसिक संतुलन प्राप्त करने पर ही व्यक्ति को सुख का अनुभव प्राप्त होता है। मानसिक संतुलन प्राप्त करने के दो तरीके होते हैं। अर्थात सिर्फ आवश्यकताओं को पूरा करना ही अर्थशास्त्र नहीं होता है, अर्थात उसमें मानसिक संतुलन भी होना आवश्यक होता है। और ये किन दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आवश्यकताओं तथा उनको संतुष्ट करने वाले साधनों के बीच अंतराल को कम करें। मतलब जो आवश्यकता है और उनसे जो हम साधनों के द्वारा जो आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इन दोनों के बीच में जो अंतराल है उसको कम किया जाए, इतना मुश्किल ना बनाया जाए कि आवश्यकताएं पूरी ना करी जाए, मतलब इनको अंतराल को कम किया जाए। दूसरा है कि मस्तिष्क को ऐसी अवस्था में रखना जिसमें बाहरी शक्तियों को उसे प्रभावित नहीं कर सकते। अर्थात ऐसी आवश्यकता ही न लाएं जो हमारे पास उपलब्ध ना हो। अगर आवश्यकता नहीं होगी तो हमारा मानसिक संतुलन कैसा होगा, सही रहेगा, उससे हमें कोई कठिनाई नहीं होगी, हमें चुनाव की समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन इसकी भी कई आलोचनाएं की गई है। सबसे पहले ये कि इच्छा रहित मानव की कल्पना भी मुश्किल है। मतलब जो इसमें प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जिसमें आवश्यकता ही ना हो, क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं होगी तो उसे चुनाव की समस्या नहीं होगी, चुनाव की समस्या नहीं होगी तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि एक मानव में हमेशा एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो मानव की ऐसी कल्पना करना कि वह इच्छा रहित हो जाए, ऐसा बहुत ही मुश्किल है। दूसरा है कि अधिकतम सुख की धारणा सही नहीं है, कि ज़्यादा से ज़्यादा सुख इसमें हो कि आप ऐसी अवस्था कर लो कि जिसमें आवश्यकता ही नहीं हो, तो ऐसा सुख भी कभी नहीं प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र का अस्तित्व विहीन होना, मतलब कि अर्थशास्त्र के बिना किसी मानव की कल्पना करना, ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र का अर्थ ही क्या होता है, धन, और धन के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। अर्थशास्त्र पूर्णतः आदर्श विज्ञान नहीं है। अर्थात कि अर्थशास्त्र में सिर्फ आदर्शों का ज्ञान प्राप्त करना ही अर्थशास्त्र नहीं कहलाता है। अब इसकी आलोचना करने पर दूसरे अर्थशास्त्रियों ने इसकी एक और परिभाषाएं दी है, विकास आधारित। अर्थात जो आवश्यकता विहीन परिभाषा, उसी के अगला पॉइंट है कि हमें आवश्यकता विहीन नहीं होकर विकास पर आधारित या आधुनिक परिभाषाएं दे रखी है। इसको प्रोफेसर सैमुअल के अनुसार समझेंगे कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में आ सकने वाले उत्पाद के सीमित साधनों का चुनाव एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में लगाने और उनको समाज में विभिन्न वस्तुओं और समूहों में उपभोग हेतु वर्तमान व भविष्य में बांटने के लिए किस प्रकार करते हैं, ऐसा वे चाहे द्रव्य का प्रयोग करें या इसके बिना करें। ये साधनों के आवंटन के स्वरूप में सुधार करने की लगता एवं उपयोगिता को विश्लेषण करता है। अर्थात ये प्रोफेसर सैमुअल कहते हैं कि
जितना भी हमें साधन का उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं वो हमें किसके आधार पर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देश में जो विकास होता है उसके ऊपर अध्ययन करना चाहिए, तभी हमारा अर्थशास्त्र भी अच्छा होगा और हमारा धन भी विकसित होगा। फिर प्रोफेसर केजी सेठ के अनुसार है कि अर्थशास्त्र उस मानव व्यवहार का अध्ययन करता है जो साध्यों के संदर्भ में साधनों के परिवर्तनों व विकास से संबंधित होते हैं। अर्थात प्रोफेसर केजी सेठ कहते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, मानव का उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो साध्यों के संदर्भ में साधनों में परिवर्तन करके जो भी साध्य हमें प्राप्त करना है उसमें जो भी उपयोग में आने वाले साधन उनमें परिवर्तन करके सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, विकास पर ध्यान देना चाहिए, और देश का विकास होगा तभी सभी लोगों का विकास संभव होगा। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। ये हमने 5 तरह की परिभाषाएं देखी है जो अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई है। नेक्स्ट चैप्टर में हम उसका क्षेत्र पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।